हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं दैट दिस इज इंडियन एक्सप्रेस सीरीज और यहाँ पे हम डेली मिलते हैं, ऑलमोस्ट डेली मिलते हैं सुबह 10 बजे और इंडियन एक्सप्रेस के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस और आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। और यहाँ पे जो हम आर्टिकल्स कवर करते हैं उसका हिट रेट भी ज़्यादा होगा, यानी कि एग्जाम में ना केवल वो पूछा जाएगा लेकिन जिस तरीके से हम डिस्कस करेंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। आज 27 दिसंबर है और आज के न्यूज़पेपर जो है ना बेसिकली वो भरा पड़ा है नेपाल में हुए इलेक्शंस और वहाँ पे एक तरह से जो नई सरकार आई है उसके बारे में। इसी के साथ रशिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और इकोनॉमिक इश्यूज भी कवर किए गए हैं, उनको हम देखेंगे। हम अपने इन सेशंस में डेली एडिशन को कवर करते हैं, तो आप ये पर्टिकुलर आर्टिकल्स को डेली एडिशन में इन पेज नंबर्स पे भी फाइंड कर सकते हैं अगर आप इनको फॉलो करते हैं। राइट, खुद से अगर अखबार पढ़ते हैं तो आप ये आर्टिकल्स यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा कि देखो कई बार ना हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और हम ना अपना काम नहीं करते ठीक से। राइट, वी डोंट पुट प्रॉपर एफर्ट्स इन वॉट एवर वी आर डूइंग। इवन इफ वी आर टैलेंटेड, अगर हम हार्ड वर्क नहीं ना करेंगे तो एक पॉइंट के बाद क्या है कि हमारे हार्ड वर्क या हमारे टैलेंट का हमें फायदा नहीं होगा बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इट। राइट, सो एक बहुत ही जाने माने फिलोसोफर्स ने ये बातें कही हैं कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो आप में से बहुत से लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो उस पोटेंशियल को यूज़ करें, अपनी मोटिवेशन को बनाए रखें। इस लंबी सी दौड़ में एक मॉडरेट पेस पे बस चलते रहें। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप डेली कुछ ना कुछ करें, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहें और अपने एम को अचीव करें। एंड नेवर फील लेजी, नेवर फील स्टैग्नेटेड और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, अपनी पोटेंशियल को पूरा यूज़ करेंगे कंसिस्टेंटली एंड डेली। सो उसी केस में आप अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज है या डिफेंस है या कोई और चीज़ आप करना चाहते हैं लाइफ में। सो ऑलवेज वर्क हार्ड, क्योंकि आपका हार्ड वर्क ही है जो हमेशा आपका साथ देगा। इसी के साथ आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, दिस इज़ माई चैनल जहाँ पे आपको इन लेक्चर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। आई एम ऑल्सो देयर ऑन इंस्टाग्राम और यहाँ पे मैं कुछ अच्छी इंसाइट्स जो आपकी लाइफ से रिलेटेड और तैयारी से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ टिप्स हैं वो मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। सो जो लोग इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं, डू फॉलो मी हेयर। कुछ देर में मैं यहाँ पे लाइव सेशंस, शॉर्ट लाइव सेशंस भी लेने की सोच रहा हूँ ताकि आपके जो कलेक्टिव डाउट्स हैं, बहुत से लोगों के सिमिलर डाउट्स होते हैं, सो यहाँ पे मैं लाइव सेशंस के थ्रू यहाँ पे वो कलेक्टिव डाउट्स भी एड्रेस करूंगा। सो डू ज्वाइन मी हेयर जिन जिन के पास भी इंस्टाग्राम है। राइट, टेलीग्राम पे हम यहाँ अवेलेबल हैं। आज का पहला आर्टिकल देखते हैं, लोअर द बैरियर। राइट, तो ये जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड के साथ डील करता है। अगर सिलेबस की इसकी बात करें तो वहां पे GS2 में इसका दरअसल इस चीज के साथ लिंक है कि डेवलप्ड कंट्रीज की कुछ पॉलिसीज हैं और उसका इंडिया पे इंपैक्ट पड़ रहा है, ये क्लियरली गिवन है और GS2 में ये आता है। तो यहाँ पे हमें सिलेबस के लिहाज से इसको कवर करना है। GS3 में लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के अंडर जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के अंडर फॉल करता है। सो इस लिहाज से भी हम इसको कवर करेंगे। सो लेट अस सी के देखो हो क्या रहा है। तो देखो लोगों, दरअसल ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि दो देशों में आपस में जब ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं तो वो एक दूसरे के कंट्री में अपना सामान भेज सकते हैं, सर्विसेज भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री ए ने कुछ प्रोड्यूस किया, वो कंट्री बी में फ्रीली भेज सकता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई लाइसेंस ड्यूटी या नाजायज बैरियर्स नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, वो आराम से निश्चिंत होकर भेज सकता है। सिमिलरली कंट्री बी कंट्री ए में भेज सकता है। तो इसमें कुछ एग्रीमेंट होती हैं कि हम क्या क्या फॉलो करेंगे रूल्स, ताकि एक दूसरे का सामान हम यूज कर सकें, ट्रेड कर सकें, और अगर कुछ डिस्प्यूट आता है उसके भी रेजोल्यूशन की कुछ प्रोविजन होती हैं। राइट, लेकिन इंडिया में ना जनरली अंकल लोगों का कुछ अलग ही मानना है। ठीक है, वो मानते कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कभी किसी का भला हुआ है क्या, और ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब हम प्रोटेक्शनिस्ट मेजर फॉलो करते थे। 91 से पहले छोटे व्यापारियों को खतरा रहता था। अगर हम फॉरेन इंपोर्टेड गुड्स को बिल्कुल खुला छोड़ दें तो वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस होते थे, सस्ते मिल सकते थे और छोटे व्यापारियों का मार्जिन थोड़ा कम रहता है। तो अगर हम फ्लड कर देते अपनी इंटरनल मार्केट विद द इंपोर्ट्स तो वहां पे छोटे व्यापारियों को फायदा हो सकता है, छोटे व्यापारियों का नुकसान हो सकता है। और इसी के चलते व्हाट हैपेंड वाज कि अंकल लोग जनरली क्या करते थे, ये कहते थे कि फ्री ट्रेड इतना अच्छा नहीं है। राइट, और ये काफी सारे लोगों की यही सोच थी। लेकिन अभी हम रहते हैं न्यू इंडिया में और न्यू इंडिया में हमारा मानना है कि हमें सही तरीके से अगर किसी पॉलिसी को लागू करना आता है तो हमें फायदा होगा। राइट, इसी के चलते इंडिया इन कुछ सालों में, पिछले लगभग एक सालों में अलग अलग कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और यूएई। इसी के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि यूके और यूरोपियन यूनियन, इनके साथ भी हमारी
जो नेगोशिएशंस है फ्री ट्रेड को लेके वो चल रही है। लेकिन यहां पे ना एक इशू आ रहा है, एक बहुत क्रिटिकल इशू आ रहा है। वो क्रिटिकल इशू दरअसल ये है कि ये लोग हम पे नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स लगाने की फिराक में हैं, राइट। अब ये नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो दरअसल फ्रेंड्स जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ मतलब टैक्स, जिस भी बैरियर में कुछ टैक्स का कंपोनेंट आ जाता है तो वो आपका टैरिफ बैरियर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ड्यूटी, अगर आपने किसी कंट्री में अपना सामान एक्सपोर्ट किया तो वहां पे जब आपका सामान पहुंचेगा उस पर एक टैक्स लगेगा, क्योंकि वो कंट्री आपका सामान इंपोर्ट कर रहा है तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। इसकी वजह से वो प्राइस आपके प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा और हो सकता है कि डोमेस्टिक मार्केट में सेम गुड अवेलेबल हो। मान लीजिए आप साबुन बेचते हैं, एक साबुन इंडिया में मान लो 30 रुपए का आता है, अमेरिका में आने वाला साबुन भी 30 रुपए का यहां पे बनेगा, लेकिन हम ड्यूटी लगा के अगर उसको 40 रुपए का कर दें और क्वालिटी में वो लगभग सेम हो तो ऑब्वियसली 40 रुपए के साबुन को नहीं खरीदेंगे लोग, 30 रुपए के साबुन को खरीदेंगे। तो ये एक तरह से हमने टैक्स लगा के एक बैरियर क्रिएट कर दिया, जिससे कि जो सामान हमारे यहां बेचा जा रहा है फ्रॉम अमेरिका उसको लोग ना खरीद पाए, उनका इतना फायदा नहीं होगा। दूसरा काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ये आपने स्टैटिक में इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा होगा। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी टैरिफ बैरियर की एग्जाम्पल बनता है। जिनको काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं पता, आई वुड रिक्वेस्ट कि वो अपने स्टैटिक नोट्स को एक बार दोबारा रिवाइज कर लें ताकि ये टर्म उन्हें पता हो, क्योंकि यूपीएससी में एमसीक्यू एक आ सकता है। दूसरी कैटेगरी है नॉन टैरिफ बैरियर्स की, ठीक है। ट्रेड बैरियर में दूसरी चीज नॉन टैरिफ बैरियर्स है। इसमें देखो टैक्स तो नहीं लगते लेकिन कुछ और कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि फाइटोसैनिटरी मेजर्स, कार्बन एमिशन नॉर्म्स, क्लाइमेट एक्शन और लेबर एंड जेंडर बैलेंस। तो कोई कंट्री हो सकता है कुछ स्टैंडर्ड्स लगा दे कि हमारे यहाँ पे जो भी आप फ्रूट्स बेचते हैं उसमें बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले जब मैं कॉलेज में था, हमारे यहाँ से अल्फांसो मैंगो यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट होता है, वहां पे गलती से एक मक्खी या एक मच्छर वहां पे मिल गया किसी आम पे, राइट। तो उसकी वजह से उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शन ही लगा दिया। फाइटोसैनिटरी मेजर्स के अंडर हमारे जितने एक क्वांटम गया था अल्फांसो का पूरा क्रेट गया था बड़ी क्वांटिटी में, उनको उन्होंने वो ऑर्डर ही कैंसिल करवा दिया था, राइट। तो हम वहां पे बेच नहीं पाए, तो यहां पे टैक्स नहीं लगाया, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू शेयर एक्सपोर्ट आर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इसी की तरह कार्बन एमिशन नॉर्म्स भी हैं कि यहाँ पे कंट्रीज क्या करते हैं कि अगर आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें उसको बनाने में अगर ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस होती है वो तब भी आपके ऊपर कुछ या तो टैक्स लगा देंगे या फिर क्या करेंगे कि वो इंपोर्ट होने से मना कर देंगे इन द नेम ऑफ क्लाइमेट एक्शन एंड कंट्रोलिंग द कार्बन, राइट। क्लाइमेट एक्शन भी इसी तरह है। और लेबर एंड जेंडर बैलेंस में क्या होता है कि अगर कोई सर्विसेज आ रही हैं और मान लीजिए कोई कंपनी है, IT कंपनी है, लेकिन वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी नहीं है, तो ये कंट्रीज क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो डेवलप्ड हैं, वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी है, तो वो कहते हैं कि हम आपकी सर्विसेज नहीं लेंगे, वी विल अलाउ योर सर्विसेज ओनली व्हेन यू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। लेकिन इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में अभी जेंडर इक्वालिटी जो है वो ग्रेजुअली आती है, एक साउंड इकोनॉमिक बेस ही बनता है जब उसी के ऊपर फिर सोसाइटी भी इवॉल्व होती है, राइट। तो ये बेसिकली ना हथकंडे हैं कि बिना टैक्स लगाए हम आपके ट्रेड को थोड़ा सा रोक सके, क्योंकि ये टैरिफ बैरियर जो है ना WTO के चलते इन टैरिफ बैरियर्स को ऐसे बिना वजह नहीं लगाया जा सकता किसी के एक्सपोर्ट्स को नॉन कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। लेकिन ये वाले मेजर्स जो हैं, ये मेजर्स हम कहीं ना कहीं लगा सकते हैं। तो इससे ना इंडिया को नुकसान हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया, राइट। इससे क्या होता है कि बेसिकली जो इंपोर्ट्स हैं, अगर उनको मान लो कोई प्रोडक्ट है, मान लो इंडिया स्टील या फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन यूनियन के लिए वो क्या बन गया, उनका इंपोर्ट बन गया जो वो इंडिया से कर रहे हैं। अब उसको बनाने में अगर एमिशन ज्यादा हो रही है उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जो कि होती भी है, स्टील बनाने के लिए बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होती है, तो उस पर वो टैक्स लगा देंगे। इस टैक्स की वजह से क्या होगा कि बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन का ऑब्जेक्टिव है, उनका कहना है कि हम हमारे कार्बन ऑब्जेक्टिव को अंडरमाइन नहीं करना चाहते, क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव और कार्बन ऑब्जेक्टिव को अंडरमाइन नहीं करना चाहते, उसको बैकफुट पे नहीं रखना चाहते, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज क्या कंपनीज जो यूरोपियन यूनियन की है वो क्या कर रही हैं, अपनी प्रोडक्शन की जो लोकेशन है ना वो यूरोप की जगह इंडिया में कर रही हैं। तो कार्बन और वो सब तो उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन दूसरी जगह प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में, जहां पे जो एम्बिशन जो पॉलिसीज है हमारी वो थोड़ी कम एम्बिशियस हो सकती है, राइट। अब इसकी वजह से इंडिया पूरी तरह से ऐसे ट्रेड पैक्ट्स का फायदा नहीं ले सकता, राइट। सो ये नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स का एक तरह से हमें यहां पे नुकसान हो रहा है।
आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स। आपकी ऑप्शन सामने है, इफ यू वांट टू पॉज द वीडियो रीड द ऑप्शंस यू कैन, हम इसको यहाँ पे साथ साथ सॉल्व करेंगे। सो सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑन अकाउंट ऑफ मिलिट्री एग्रेशन। ये देखो देखने में लग रहा है कि नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर है, लेकिन ये यहाँ पे ट्रेड से ज्यादा ना ये सैंक्शंस की बात है, ट्रेड बैरियर नहीं है। ये ट्रेड बैरियर होता है कि फ्री फ्लो ट्रेड में आपने कुछ इंट्रोड्यूस ऐसा कर दिया, फ्रीली फ्लोइंग ट्रेड में, नॉर्मली चलते हुए ट्रेड में आपने कुछ ऐसा टैक्स या कुछ और चीज कर दी जिसकी वजह से एक बैरियर आ गया। यहां पे तो एक प्यूनिटिव एक्शन लिया गया है, ठीक है, पनिश करने के लिए ये चीज इंट्रोड्यूस होती है। सो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड कह रहा है बैरियर्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये भी टू सम एक्सटेंट ठीक है लेकिन इनकम्प्लीट है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट सर्विसेज पे नहीं, ट्रेड का मतलब मर्चेंडाइज गुड्स भी होता है और सर्विसेज भी होता है, यानी कि गुड्स एज वेल एज सर्विसेज आती हैं, तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। हमने बेस्ट ऑप्शन ढूंढनी है, तो अगली ऑप्शंस को भी एक बार पढ़ लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, यहां पे भी कहीं ना कहीं माना तो जा सकता है क्योंकि लोगों से भी टूरिज्म होता है, तो टूरिज्म भी ट्रेड का पार्ट है, राइट, लेकिन अभी ये भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। डी ऑप्शन पढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन इंपोर्ट्स ड्यू टू नॉन कॉम्प्लायंस विद मेजर्स लाइक कार्बन एमिशन नॉर्म्स एंड लेबर नॉर्म्स। अब आप सारी ऑप्शन अगर पढ़ोगे ना तो आपको ऑप्शन डी समझ लगेगा, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर एग्जैक्टली कुछ और भी हो सकता है, राइट। तो करेक्ट आंसर जरा सोचते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीम स्टडी आईक्यू ने 2023 प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट किया है SIP प्लस बैच, अ वेरी गुड बैच दैट कैन हेल्प यू इंश्योर योर सक्सेस इन प्रीलिम्स। लाइक तो हम बूंद बूंद तालाब भरने में विश्वास रखते हैं, तो SIP आपको पता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, तो यहाँ पे ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपके जो 90 डेज में वैल्यू एडिशन होती रहेगी, उससे आपका प्रीलिम सक्सेस इंश्योर हो सकता है। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी इंडिया के टॉप फैकल्टी मेंबर्स से, माइंडेड टॉप फैकल्टी मेंबर्स यहां पे पढ़ाएंगे, ठीक है, हु आर रियली एक्सपीरियंस एंड नो एंड अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स में किस ट्रैप्स की वजह से स्टूडेंट्स अक्सर फंस जाते हैं। एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिलेगा, राइट, एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा आपको बहुत ही अच्छा प्लान के साथ। ये टाइम टेबल जो हमारी टीम ने बनाया है, इट इज वेल रिसर्च, पूरी टीम लगी है इसको रिसर्च करने में कि प्रैक्टिकल टाइम टेबल हम किस तरीके से बना सकते हैं जो एस्पिरेंट्स फॉलो कर सकें विदाउट बर्डनिंग देमसेल्व्स, और उनके पास अपनी खुद की सेल्फ स्टडी और रिवीजन का भी टाइम हो। इसी के साथ यहाँ पे यूपीएससी टाइप के टेस्ट होंगे, ठीक है, यूपीएससी लेवल के डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट होंगे, जिससे कि आप सीख सकते हैं कि एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करना है, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के पीडीएफ्स की मदद से आप अपनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इन योर नॉलेज, यू कैन एक्सपैंड योर नॉलेज। और रिवीजन नोट्स कंसोलिडेटेड फॉर्म में, बुकलेट्स के फॉर्म में आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे, तो वो फोटो कॉपी का झंझट खत्म और वहां पे टाइम वेस्ट करने की अब कोई जरूरत नहीं है। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, हार्ड कॉपी ऑफ बुकलेट्स मिलेंगे, और डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट सीरीज की मदद से यू कैन इंश्योर योर सक्सेस इन प्रीलिम्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी ईयर एंड सेल चल रही है बाय टीम स्टडी आईक्यू, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है तैयारी को अफोर्डेबल बनाना, तो जाते हुए साल में आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट, तो इस कोर्स के ऊपर और भी ज्यादा डिस्काउंट आप ले सकते हैं इफ यू यूज द कोड CS Live। CS Live कोड यूज करने से आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेंगे, और ये आप जल्दी कर लेना क्योंकि ये जो ऑफर है ना, ये सिर्फ 31 दिसंबर तक अवेलेबल है। 31 दिसंबर के बाद इसके प्राइसेस बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो आंसर डी ही था, ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट था, आप सभी ने सोचा, एंड रियली गुड जिन्होंने करेक्ट आंसर किया है। एक और क्वेश्चन ये करते हैं अगली न्यूज पे जाने से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली अगली न्यूज का कॉन्टेक्स्ट बनाएगी, ठीक है। तो देखो नेपाल बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ गया, तो मैं सभी से यही सजेस्ट करता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस और जियो पॉलिटिक्स में ना जो भी चीजें न्यूज में आती हैं उनको एटलस में जरूर देखिए। और नेपाल तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, काफी सारी स्टेट्स हमारा बॉर्डर भी शेयर करती हैं, सो वी शुड नो कि कौन सी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर होता है। सो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इन 4 में से कौन सी स्टेट्स के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है। योर ऑप्शंस आर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, एंड यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन, ठीक है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तो सभी को पता होगा। प्रॉब्लम आएगी वेस्ट बंगाल और असम में। कुछ को लग सकता है कि ये दोनों हैं, कुछ को लग सकता है कि दोनों ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे या तो मतलब ऑप्शंस को भी अगर आप देखोगे ना तो डी कईयों को लग सकती है, या फिर बहुत से लोग कहेंगे सी है, राइट। और हमने बेसिकली देखना है कि किसका बॉर्डर शेयर नहीं होता। कईयों को ये भी लग सकता है कि 3 और 4 दोनों ही है, ना वेस्ट बंगाल का शेयर होता है ना ही असम का, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार स्टेट्स हैं, और सिक्किम है जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ऐसा लग सकता है, लेकिन इसका आंसर सी है, दैट इज असम। और यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, और यहाँ देखो छोटा सा वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना हमारा, छोटा सा एकदम चिकन नेक्स कॉरिडोर जो कहते हैं, इवन दैट इज नियर नेपाल।
और जो वेस्ट बंगाल है ना उसके इस तरफ नेपाल है और इस तरफ टुवर्ड्स अरुणाचल साइड यहाँ पे भूटान आ जाता है। ठीक है, तो ये आंसर सी है। अब कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि क्वेश्चन देखो क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है। आज 1 2 3 न्यूज आइटम्स आई हैं नेपाल से रिलेटेड, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, हम यही करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप सिर्फ एडिटोरियल एनालिसिस करते हो, पूरी न्यूज़ नहीं बताते। देखो फ्रेंड्स, जो हम पूरी न्यूज़ होती है उसमें सिर्फ इंसिडेंट के बारे में बताया होता है, राइट। उसमें ज़्यादातर बातें तो आम जनता की नॉलेज के लिए होती है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो ज़्यादा रेलिवेंट सेक्शन रहते हैं ना, दैट इज एडिटोरियल्स, आइडियाज पेज एंड एक्सप्लेन्ड। वहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। वो जो दूसरी आइटम्स आती है ना, उसमें से रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं बनता। पढ़ने के लिए, अपनी नॉलेज के लिए डेफिनेटली पढ़ो, किसी ने नहीं रोका। लेकिन अगर हमने अपनी तैयारी के हिसाब से खुद को एफिशिएंट बनाना है, इन दैट केस वी हैव टू रेफर दीज 3 सेक्शंस, राइट। तो काफ़ी सारी न्यूज़ आइटम्स को यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए हमने क्लब कर दिया है। अगर इसको सिलेबस के साथ लिंक करें तो GS2 का पार्ट बनेगा एंड इट डील्स विद जियो पॉलिटिक्स एंड नेबरहुड रिलेशंस ऑफ इंडिया। और ये मैप प्लीज याद कर लेना। सो देखो, प्रचंडा जी, ठीक है, मिर्जापुर में वो कैरेक्टर थे अखंडा त्रिपाठी, राइट। तो यहां पे नेपाल में अब एक और दबंग प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं जिनका नाम है प्रचंडा, एंड दिस इज बेसिकली हिज निक नेम। इनका पूरा नाम है पुष्प कमल दहल। तो नेपाल में भी एक तरह से कमल खिल गया, राइट। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट लेट्स नॉट गेट डिविएटेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड, क्योंकि ये कमल जो है ना, ये कमल ना हमारे थोड़ा एंटी है और ये हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली पुष्प कमल दहाल जी, इनको हम प्रचंडा ही कहेंगे, आप इनका पूरा नाम याद रख लेना। एसएससी की अगर कोई तैयारी कर रहा है या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उस लिहाज से इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। डिफेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये इनकी तीसरी टर्म थी एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरी बार ये बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इन द 14 ईयर्स सिंस नेपाल्स मोनार्की वॉज एबॉलिश्ड, ठीक है। 14 साल हो गए नेपाल में मोनार्की एबॉलिश हुए और यहाँ पे ये तीसरी बार बन रहे हैं पीएम। आपको लग रहा होगा कि हर बार यही बनते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि नेपाल की ऐसी हिस्ट्री है कि इतनी फ्रेजाइल डेमोक्रेसी है ना कि 33 साल में 32 बार वहाँ पे सरकारें बदली गई हैं, ठीक है। और पिछले 14 साल में भी बहुत बार ऐसे तख्ता पलट हुए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर बहुत जल्दी बदल जाते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को इन्होंने 2006 में ज्वाइन किया। उससे पहले ये माओइस्ट रिवोल्ट के लीडर थे नेपाल में 10 साल तक, राइट। तो ये भी हमें बताता है कि इनकी आइडियोलॉजी चाइना की तरफ ज़्यादा अलाइन कर सकती है, जो कि सच भी है। तो अब देखते हैं कि इनसे हमें डरना चाहिए या हम कुछ डिप्लोमेटिकली कुछ अच्छा सा मैन्यूवर करके रिलेशंस अच्छे बना सकते हैं। तो बेसिकली इनकी जो असेंडेंस हुई ना एज पीएम, उसके पीछे की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इलेक्शन से पहले ये जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे जिनको अब गद्दी छोड़नी पड़ेगी, शेर बहादुर द्यूबा, ये उनके साथ अलायंस में थे। इनकी जो अलायंस थी, इनमें 5 पार्टियां थी, राइट। एंड इसमें जो द्यूबा जी की नेपाली कांग्रेस थी, ये सबसे बड़ी पार्टी थी और अभी के इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा सीट्स भी नेपाली कांग्रेस ने ही जीती है और ये फ्रंट रनर थी। लेकिन प्रचंडा जी को चाहिए था पीएम की कुर्सी। जो द्योबा जी, जो अभी के प्राइम मिनिस्टर थे, वो माने नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने रिजाइन कर दिया या इन्होंने ये अलायंस को छोड़ दिया और इसके चलते इन्होंने अपने एक ऑपोजिशन वाले को हाथ जोड़ लिए और उसकी वजह से ये सरकार बना रहे हैं अब। और वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि जो सबसे ज़्यादा सीट्स जिस पार्टी ने जीती है, नेपाली कांग्रेस ने, वो सरकार नहीं बना पाई, ठीक है। क्योंकि इनकी डिमांड, जो पीएम की कुर्सी इनको चाहिए थी, वो अभी के पीएम अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे, राइट। तो इस वजह से इन्होंने वो अलायंस छोड़ दी और अभी के पीएम को इस वजह से सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन नेपाल्स इलेक्शंस, राइट। अब बहुत ज़्यादा नेपाल के इलेक्शन में नहीं जाना, हमने नेपाल की पॉलिटी नहीं पढ़नी, राइट। ये उन लोगों को करने दो, हालांकि वहाँ के भी ऑफिसर्स लबसना में ट्रेनिंग लेते हैं। सो वी विल फोकस ऑन इंडियन पॉलिटी, बट येस, ये एक बैकड्रॉप आपको पता होना तो चीज़ें समझने में आसान हो जाती हैं। अब प्रचंडा जी ने खड़गा प्रसाद ओली के साथ हाथ जोड़ लिए और ये पहले पुराने ना दुश्मन थे। ये वही है, मिर्ज़ापुर में मान लो अखंडा त्रिपाठी थे, ठीक है, और उनके वो जौनपुर के जो लीडर थे वो आपस में कट्टर दुश्मन थे, तो वो हाथ मिला लेना। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही हुआ है, प्रचंडा ने ओली के साथ हाथ मिला लिया, राइट। और इन्होंने बेसिकली सत्ता बनानी थी, इसलिए ये किया। और अब जो रूलिंग अलायंस है ना, इसकी आइडियोलॉजीज, ठीक है, क्योंकि ओली भी जो हैं ये भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हैं, प्रचंडा जी भी हमने देखा माओइस्ट आइडियोलॉजी के थे। तो इनकी आइडियोलॉजी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकती है, राइट। चाइना के तरफ ज़्यादा अलाइन करती है। और इनकी जो अब अलायंस बनी है ना, क्योंकि फ्रैक्चर्ड मैंडेट हुआ, फ्रैक्चर्ड मैंडेट का मतलब है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली, जो इंडिया में 90s के दौर में चलता था कि अलायंसेस से गवर्नमेंट बन रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी पार्टीज जो है ना, ये तो कहती हैं मोनार्की ही वापस ले आओ,
ये भी इंडिया के फेवर में नहीं है। मोनार्की नहीं, डेमोक्रेसी ही हो अगर नेपाल में, वही ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे एक पार्टी का नाम है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। कोई नहीं पूछने वाला आपसे एग्जाम में, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे एक रेफरेंस के लिए आप समझ लो। ये पार्टी जो है ना, ये बड़ी क्रिटिकल है। इसको बिल्कुल पसंद नहीं कि यूएस, यूरोपियन यूनियन और इंडिया नेपाल में एक्टिवली इन्वॉल्व करें और वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी सरकार को इंस्ट्रक्शंस दे कि किस तरह से आपको नेपाल को चलाना है। तो ये पार्टी भी अब पावर में आएगी और इस पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है वो आ सकता है, राइट। और यहां पे गलती बेसिकली द्यूबा जी की ही है। द्यूबा जी ने क्या किया, जो अभी पुराने पीएम थे, इन्होंने ना थोड़ी सी शेखी मारी कि मेरे पीछे वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली का हाथ है, और इसके चलते यूएस और इंडिया के जो एम्बेसडर थे वो द्यूबा जी से और प्रचंडा जी से फ्रीक्वेंटली मिलते भी रहते थे और ये इंश्योर करते थे, हमें पता था कि प्रचंडा जी का इनके साथ रहना जरूरी है, दोनों साथ रहेंगे तो एक फेवरेबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जा सकती है नेपाल में। यूएस को भी पता था। लेकिन हुआ क्या कि इस पर्टिकुलर हमारी इस इन्फ्लुएंस को, कि बेसिकली हमारे एम्बेसडर्स इनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, इस चीज़ को देखा गया एज इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट ऑन डोमेस्टिक अफेयर्स, राइट। और ये चीज़ कोई भी करेगा उसको वो पसंद नहीं आएगी। तो इसलिए नेपाल में इस वक्त एंटी इंडिया सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है, राइट। तो अब इसी के साथ साथ चाइना का क्या फैक्टर, चाइना का क्या एंगल आ रहा है, ये भी हमें समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो तो हमें पता लग गया है कि चाइना फ्रेंडली है, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो प्रचंडा जी की पार्टी है ना, माओइस्ट सेंटर भी रेफर किया जाता है उसको, तो वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं ब्रशमन पुन, ये हमेशा से प्रचंडा और ओली के अलायंस को फेवर करते थे, राइट। दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टी हैं, चाइना की आइडियोलॉजी के साथ सिंक में हैं, रेजोनेट करती हैं, उनकी सोच मिलती है। और अभी ना रिसेंटली ये मेडिकल कारण की वजह से चाइना गए। कारण तो मेडिकल बताते हैं लेकिन कुछ और भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ साफ दिख रही है कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट अब नेपाल में ज़्यादा हो सकती है। तो हमारे सिर पे तो चाइना जनरली मंडराता ही रहता है, अब हमारे कंधे पे भी मंडराएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली वो जो नेपाल वाली बेल्ट है ना, वो इंडिया को अगर आप एज ह्यूमन फिगर इमेजिन करें तो दैट इज़ आवर शोल्डर, ठीक है। तो वहाँ से भी चाइना की प्रेजेंस हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। अब इट्स ईजी फॉर चाइना टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस इन नेपाल। और चाइना की ना एक हिस्ट्री है। इनकी एक एम्बेसडर थी हु यांकी के नाम से। इन्होंने एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया था 2018 में, जब इन्होंने ना प्रचंडा और ओली की अलायंस करवाई थी। यानी कि ये अलायंस ऐसा नहीं कि पहली बार हो रही है, ये एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन 2018 में इन दोनों ने हाथ जोड़े थे और हु यांकी का बहुत क्रिटिकल रोल था। 18 से लेकर 21 तक इन दोनों ने इकट्ठे सरकार चलाई, लेकिन 21 में अगेन प्रचंडा ने इनका साथ छोड़ दिया, राइट। अभी न्यू चाइनीज एम्बेसडर जल्द ही यहाँ पे आएंगे और उनके आने के बाद ये इन्फ्लुएंस उम्मीद की जा रही है कि और ज़्यादा बढ़ सकता है। सो विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए बेस्ट केस सिनेरियो था कि जो प्राइम मिनिस्टर अभी जिनको रिजाइन करना पड़ेगा, द्यूबा जी, ठीक है, तो वो बेस्ट केस सिनेरियो था, क्योंकि वो ना दिल्ली को एक पॉजिटिव लाइट में देखते थे। लेकिन जो ओली की सरकार है वो दिल्ली को, जो दिल्ली है, इंडिया है, वो ओली को प्रो चाइना देखती है, ठीक है। हालांकि प्रचंडा जी के साथ हमारे रिलेशंस उतने खराब नहीं है, प्रचंडा जी के साथ रिलेशंस ठीक है। और ये चीज़ यहाँ से भी पता लगती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू कॉन्ग्रेचुलेट प्रचंडा जी। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने हाथ ओली के साथ मिलाया है। ओली का इन्फ्लुएंस इनकी सरकार में बहुत ज़्यादा रहने वाला है एंड दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है। ओली जी 2015 से 16 तक और 18 से 21 तक अपना टेन्योर इन्होंने संभाला था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी फ्रेजाइल डेमोक्रेसी है, 5 साल पूरे होते ही नहीं है जनरली, राइट। बिटर मेमोरीज है हमारे इनके टेन्योर के साथ, हमारी जो यादें हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि एक तरह से जो काला पानी और एक्सेट्रा ये सारी भी दिक्कतें रही हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी इनके टाइम पे शुरू हो गए थे होने, और साथ में ये ऐसी भी धमकी दे रहे थे, आपको याद होगा कि ऐसी भी प्रॉब्लम आई थी कि जब इनके यहाँ पे कुछ लॉजिस्टिक्स इशू आ गए थे कि गैस और फ्यूल सप्लाईज रुक गई थी, तो तब इन्होंने धमकी दी थी कि हम चाइना से सारा कुछ ले लेंगे, राइट। तो हालांकि ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि नेपाल के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे बने रहें। और ड्यूबा जी के टेन्योर में, जो अभी प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन अब उनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, उनके साथ सिचुएशन इंप्रूव भी हुई थी। तो ये सब कुछ चल रहा है। अब देखो चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं इंडिया को। इंडिया का जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना, वो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेके है, जिसका नाम है वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये ड्यूबा गवर्नमेंट ने इंडिया को अवार्ड किया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इंडिया को अवार्ड किया था। पहले ये चाइना के कंट्रोल में था, लेकिन चाइना ने कुछ अच्छे से कुछ खास इसमें डेवलपमेंट की नहीं, राइट। और नेपाल में क्या है कि गवर्नमेंट चेंज होने से ना ये प्रोजेक्ट्स जिन कंट्रीज़ के साथ हम रिलेशंस रखते हैं, किन कंट्री को देना है, वो भी चेंज हो जाता है।
और यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये ना 60 सालों से इसका ख्वाब देखा जा रहा है, लेकिन क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है इसलिए इस पे कुछ काम नहीं हो रहा। अब नेपाल को इंडिया से उम्मीद थी और इंडिया को भी उम्मीद थी खुद से कि हम इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, राइट। जून 2022 में ही हमने इसको टेक ओवर किया, लेकिन अब ये भी खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है जो नई सरकार बने वो इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कैंसिल कर दे। तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लो। ये 750 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, सेती रिवर, ठीक है, सेती रिवर पे बना है। और यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि सेती रिवर नेपाल के पश्चिमी छोर की तरफ है, ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी छोर की तरफ है। और इसका जो सक्सेस है, इसकी मदद से जो इंडिया की एक इमेज खराब हो रखी है ना नेपाल में, वो ठीक हो सकती है। इंडिया को एज अ एल्डर ब्रदर देखा जा सकता है, ठीक है। काफ़ी लोग एंटी इंडिया हो गए थे, तो इस प्रोजेक्ट के सक्सेस से इंडिया को एक पॉजिटिव लाइट में नेपाल के लोग देखेंगे और इसमें बहुत पोटेंशियल है टू रीडिफाइंड इंडियाज रिलेशन विद नेपाल। और ये मैप याद रख लेना दोस्तों, मैप इंपॉर्टेंट है, ये आपको पीपीटी में मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा, इसको रिवाइज कर लेना। अब इसी के साथ नेपाल का रास्ता आगे का कैसा होगा, तो उसके बारे में बताने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। तो देखो, ट्रांजिशन जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसने ट्रांजिशन की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जरूरी नहीं है कि मोनार्की हट गई, इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पे राजा है अभी, ठीक है, और पहले रानी थी। तो 90 से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी और उनका एक किंग भी था। 2008 में वो किंग भी हट गया, सिर्फ पार्लियामेंट का कंट्रोल आ गया, राइट। अब इन 32 सालों में 33 बार सरकारें बदली हैं, तो इनकी डेमोक्रेसी ना बड़ी फ्रेजाइल है, कब तख्ता पलट हो जाए कुछ पता नहीं। अभी भी नहीं पता कि ये ओली जी और इनकी प्रचंडा जी की ना बने और 6 महीने में या 3 महीने में सरकार बदल जाए। तो जो करंट अलायंस है ना, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, क्योंकि फ्रेजाइल मैंडेट था, अलायंस के थ्रू बन रही है। तो जब अलायंस के थ्रू चीज़ें बनती हैं तो हर कोई चाहता है कि मेरे को ना मोटी मलाईदार कोई कुर्सी मिले, कोई मिनिस्ट्री मेरे को मिले बढ़िया सी। तो यहाँ पे सबको अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कैबिनेट की जो है ना वो सीलिंग है कि 25 से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं बनेंगे और लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो सबको अकोमोडेट करना चैलेंज रहेगा। और जब ये चैलेंज रहता है तो सरकार भी इतनी स्टेबल नहीं बन पाती। तो इस इंस्टेबिलिटी के चलते चाइना कूदने की इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है और इंडिया को भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए बाय बीइंग मोर अवेयर एंड मोर विजिल। क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो देखते हैं। वेस्ट सेती प्रोजेक्ट देखो इंपॉर्टेंट बन गया अब इस डेवलपमेंट की वजह से, राइट। तो देखो ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। इट्स अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल, यस दिस इज ट्रू। और ये ना कंफ्यूज ना होना, यूपीएससी यहाँ पे नेपाल की जगह भूटान भी लिख सकती है, बांग्लादेश भी लिख सकती है, ठीक है, अफगानिस्तान भी लिख सकती है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये नेपाल में है। इट इज बिल्ट ऑन द सेती रिवर ऑन फार ईस्टर्न साइड ऑफ नेपाल नियर द स्टेट ऑफ सिक्किम इन इंडिया। ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है, ये गलत है। नेपाल ये वेस्ट सेती प्रोजेक्ट, इसका नाम से देखो वेस्ट है, तो ये ईस्टर्न साइड पे क्यों होगा भाई, ठीक है, नाम वेस्ट है और ये ईस्टर्न साइड, ठीक है। तो यहीं से आपने समझ लेना है कि ये तिगड़म लगा हुआ यहाँ पे और इसको एलिमिनेट कर देना है। तो थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, इनेबिलिटी टू ऑपरेट इन ड्राई सीजन इज वन ऑफ इट्स लिमिटेशन। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इसमें ना ये ऑल वेदर ऑपरेशन करेगा, मानसून के टाइम पे तो ये अपने फुल कैपेसिटी पे चलेगा, लेकिन ड्राई सीजन में भी ये चल सकता है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ। और दोस्तों जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनता है, वो काहे का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो ड्राई सीजन में चल ही ना पाए, है ना। तो ये भी एक जुमलेबाज स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट से गलत है, अभी तक सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ कह रही है द प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड विद चाइनीज एड इन नेपाल। नो, पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, इस वक्त एट प्रेजेंट इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड विद इंडियन एड। तो इसमें बेसिकली फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है, तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर सी बन जाएगा। अब हम आज के लास्ट एडिटोरियल पे आते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स इस एडिटोरियल में मैं आपको सजेशन दूंगा कि बहुत ज़्यादा डीप में मत जाना, सिर्फ चीज़ों को ना एक बार समझ लेना और जो फ्लो चार्ट्स मैंने इस पीपीटी में दिए हैं, पीडीएफ में दिए हैं, उनको एक बार देख लेना। तो देखो मॉस्को न्यूज़ में है, मॉस्को न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि दो मेजर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बन रहे हैं। पहला मेजर कॉन्टेक्स्ट बन रहा है कि सोवियत यूनियन को बने हुए 100 साल हो गए हैं। अब आप कहेंगे कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन तो 1917 में हुई थी, अभी 2022 चल रहा है, तो 100 साल कैसे हुए। तो दोस्तों सोवियत यूनियन बोल्शेविक रेवोल्यूशन के इमीडिएटली बाद नहीं बना था, उसके 5 साल बाद बना था, यानी कि दिसंबर 30, 1922 में। तो 100 ईयर्स ये कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ 91 में ये डिसइंटीग्रेट भी हो गया था। तो 26 दिसंबर 1991 में ये डिसइंटीग्रेट होने की वजह से ये 31वीं सालगिरह मनाई जा रही है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन की, राइट। और उसके बाद एक नए रशिया का जन्म हुआ था, उसके चैलेंजेस थे, जिन चैलेंजेस से वो बाहर निकल रहा है और एक नए चैलेंजेस अपने लिए क्रिएट कर रहा है बाय इंडल्जिंग इन वॉर ऑफ यूक्रेन, राइट। तो डिसोल्यूशन से पहले तक
सोवियत यूनियन जो थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड अफेयर्स पे, और इंडिया पे भी था। और इंडिया और सोवियत रशिया हमेशा से एवरग्रीन फ्रेंड्स भी रहे हैं। अगर इनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने नाजी जर्मनी को हराने में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रुख को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये रेवोल्यूशनरी और प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन से हमारे इंडिया के भी क्रांतिकारी इंस्पायर हुए थे। अगर आपको याद हो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले रशिया जाना चाहते थे मदद मांगने, वो तो हिटलर ने वहां पे अटैक कर दिया जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। लेकिन इससे ये पता लगता है कि इन्होंने रेवोल्यूशनरी और प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स को इम्पैक्ट किया था, इंक्लूडिंग इंडिया। इसके बाद वेस्टर्न कैपिटलिस्ट मॉडल चल रहा था, इन्होंने सोशलिस्ट मॉडल दे के एक ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी सबके सामने प्रस्तुत की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये बहुत आगे हैं, राइट। स्पेस में यूएस और सोवियत रशिया की आपस में एक तरह से रेस चल रही होती थी। न्यूक्लियर मिसाइल इन्होंने बनाई, सबसे पहली जो शटल रॉकेट भेजना है वो इन्होंने बनाया, ठीक है। सबसे पहला इंसान जो स्पेस में गया, चांद पे नहीं, स्पेस में जो सबसे पहला इंसान गया वो भी रशियन था, सोवियत रशिया का था, राइट। तो साइंस टेक्नोलॉजी में इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन थी, और रीजनल मिलिट्री बैलेंसेस को शेप करने में भी इनकी बहुत ज़्यादा रेलिवेंस रही थी, क्योंकि यूएस का काफ़ी ज़्यादा नेटो की तरफ इंक्लिनेशन था, तो रशिया जो था ईस्टर्न साइड में ये उसको बैलेंस करने के लिए अपनी मिलिट्री एक्टिव रखता था, अनटिल दिस सोवियत रशिया डाइड, दैट इज डिसइंटीग्रेटेड इन 1991। इंडिया की अगर हम बात करें रशिया के साथ, सोवियत रशिया के साथ, तो बहुत कम जगह है पूरी दुनिया में जो सोवियत की लेगेसी को, जहां पे सोवियत लेगेसी आज भी जिंदा है। रशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं ये दरअसल सोवियत काल से चलते आ रहे हैं, ठीक है। और इनमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हमें देखने को मिला, थोड़ा बहुत चेंज तो देखो फॉरेन पॉलिसी में होता है, लेकिन आज भी रशिया हमारा एक अच्छा फ्रेंड है। व्लादिमीर पुतिन को हम देखते हैं सोवियत यूनियन के वंशज की तरह, और एक बहुत स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी देखते हैं। पूरी दुनिया हम पे प्रेशर डाल रही है कि रशिया का तेल मत लो, लेकिन ये हमारे अच्छे रिलेशंस हैं जिसकी वजह से हम वो ले भी रहे हैं और उसको जुडिशियसली अपनी जनता के भले के लिए यूज़ भी कर रहे हैं। पुतिन की जो इस वक्त एग्रेशन चल रही है यूक्रेन में, इसकी वजह से कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इंडियन पॉलिटिकल क्लास के बीच में, जिसकी वजह से वो अपनी सोच बदल दें रशिया को लेके, वो एंटी रशिया हो जाए, ऐसा हम देख नहीं रहे, ठीक है। ये एक चीज़ हमें ये इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन का बेसिकली मिस एडवेंचर हो गया यूक्रेन में, और आप सबको पता है कि अगर हमारा कोई फ्रेंड हो, ठीक है, हमें उसकी नेचर पता है और पता है कि वो थोड़ा सा लड़ाका है, एग्रेसिव है, और हमें ये दिख रहा हो कि वो गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो उसके चलते इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उसको गाइड करें, और ये हमें पता हो कि वो आगे आने वाले टाइम में क्या कर सकता है, ताकि हम अपनी दोस्ती को रीवैल्यूएट कर सकें। तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में 5 फैक्टर्स बताए गए हैं जिससे इंडो रशिया रिलेशंस को टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। इंडिया को ये 5 फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए जो रशिया की हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। सबसे पहले रशिया की ट्रेडिशनल सेल्फ परसेप्शन, वो खुद को कैसे देखता है। रशिया ना बेसिकली खुद को मानता है कि वो ओरिजिनल रोमन एम्पायर का सक्सेसर है, और रोमन एम्पायर का बहुत वर्चस्व था। जैसे इंडिया में भी हम लोग मानते हैं कि अखंड भारत, ठीक है, वो गुप्ता काल, वैदिक काल, उसमें हमारी बहुत वैल्यू थी, और आज भी हम उन्हीं के वंशज हैं, एक्चुअली उन्हीं के वंशज हैं, और हम चाहते हैं कि हम अपना वर्चस्व उस तरह का दोबारा कायम करें। तो रशिया की भी कुछ इसी तरह की डिजायर है, ठीक है। ये रोमन के साथ एसोसिएट करते हैं खुद को, और ये चाहते हैं कि इनका भी रोमन काल दोबारा आए, ठीक है। होली रूस, ठीक है, ये एक रीजन था इनका, इधर से ही होली, रूस से ही रशिया वर्ड निकल के आया है। तो ये पुराने टाइम पे जैसे इंडिया को क्या कहते थे, आर्यव्रत भी कहते हैं, राइट, और भारत भी कहते हैं, और भारतवर्ष भी बोला जाता है इंडिया को वैदिक काल के कई टेक्स्ट में। तो इनको कहा जाता था होली रश, और इन्होंने ना बहुत सारे इन्वेडर्स के खिलाफ खड़े रहे, लड़े उनसे, जैसे कि मंगोल्स, टर्क्स, ठीक है, पोलिश कैथोलिक्स के अगेंस्ट लड़े, स्वीडिश ल्यूथरन्स के अगेंस्ट लड़े, फिर नेपोलियन को हराया और हिटलर से भी लड़े, और उसके बाद कोल्ड वॉर में वेस्ट का भी सामना किया। तो आज का जो इनका यूक्रेन के बीच में जो एफर्ट है ना उसको वापस लेने का, ये कहीं ना इनके इस डिज़ायर के साथ लिंक्ड है, और ये इसको एक रिलीजियस वॉर की तरह देख रहे हैं। तो जब भी इंसान इस तरह की पैशन से ड्रिवन कोई वॉर करता है ना, तो वहाँ पे गलत डिसीजन लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इंडिया को इस फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए वाइल असेसिंग इट्स फ्रेंडशिप विद रशिया। जो सेकंड फैक्टर है वो है कि इंडिया ने रशिया को हमेशा एंटी इंपीरियलिस्ट देखा है। आप देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंटी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी और एजेंडा की वजह से ही रशिया से हेल्प लेने जा रहे थे, लेकिन ना रशिया पूरी तरह एंटी इंपीरियलिस्ट नहीं है। ये चीज़ें हमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे पता लगती हैं।
बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज ने ना ओवरसी कॉलोनाइजेशन की, कि यूके 7 समंदर पार करके इंडिया में उसने कॉन्कर किया, पोर्चुगीज साउथ ईस्ट एशिया की तरफ गया। रशिया ने देखो समंदर तो पार नहीं किया, लेकिन लैंड के ऊपर अपने एरिया को बढ़ाता गया। तो जो रशिया की कॉलोनाइजेशन थी ना, ऐसा नहीं इसने कॉलोनाइज किया नहीं, इसने किया, लेकिन समंदर की बजाय लैंड बॉर्डर्स इसने अपने एक्सटेंड किए। यहाँ पे साज जार का राज होता था, और जार के राज को बोल्शेविक रेवोल्यूशन में ओवरथ्रो कर दिया गया। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो उसके बाद जो एक पॉलिटिकल ऑर्डर बना होगा वो एंटी इंपीरियल होगा, लेकिन ये भी नहीं है, ये ट्रू नहीं है। और ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कैसे इन्होंने हंगरी में, चेकोस्लोवाकिया में और अफगानिस्तान में अपनी मिलिट्री इन्वेजन की, और इन सारी इन्वेजन्स में इनके इंपीरियलिस्ट इंपल्सेस का हाथ था। तो ऐसा नहीं है कि एंटी इंपीरियलिस्ट है, हमने इनको हमेशा वैसे देखा है, लेकिन हमें इन चीज़ों को, रशिया के इन इंसिडेंट्स और इवेंट्स को, इन डेवलपमेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तीसरा एक और फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है रशिया का अपने एथनिक माइनॉरिटीज़ के साथ रिलेशन, राइट। तो नेशनलिज्म जब आ जाता है ना, तो वहाँ पे माइनॉरिटी का कहीं ना वो थोड़ा खतरे में आ जाती हैं। इंडिया तो देखो इज़ अ वेरी गुड कंट्री, जहाँ पे नेशनलिज्म के साथ साथ इवन जो माइनॉरिटीज़ हैं वो ब्रॉड कल्चर जो है उसको एम्ब्रेस करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड फील करती हैं। जो तो ब्रॉड नेशनलिज्म को एम्ब्रेस नहीं करेगा वो तो ऑब्वियसली थ्रेटन फील करेगा, राइट। लेकिन इंडिया में हालात अलग हैं, रशिया में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जब व्लादिमीर लेनिन ने, ये रशियन रेवोल्यूशन के जो लीडर थे, एक न्यू रेवोल्यूशन आई थी, न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर बन रहा था, उन्होंने आगाह किया था कि एक ग्रेट रशियन शोविनिज्म, यानी कि रशियन कल्चर का एक तरह से रूढ़वादी रशियन कल्चर का वहाँ पे बनना, स्थापित होना और माइनॉरिटीज़ का खतरे में जाना, इस चीज़ का डेंजर है, राइट। तो अगर व्लादिमीर लेनिन थोड़ी देर और तक कंटिन्यू करते तो शायद माइनॉरिटीज़ का भी कुछ, उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टालिन ने जल्द ही रशिया की कमान संभाली और इनके चलते रशिया में एक यूनिफॉर्म नेशनलिस्ट कल्चर का जन्म हुआ, और सोवियत जहां पे यूनियन बनना था ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, वो बन गया सोवियत रशिया, यानी कि रशियन कल्चर डोमिनेट हो गया और माइनॉरिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में मिलती हैं। इसी के चलते ही ये भी एक कारण है कि जो यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो बेसिकली हंगेरियन ग्रुप मिल जाएंगे, स्लोवैक्स मिल जाएंगे यहाँ पे, राइट। तो उसके चलते भी इसने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया था। चौथा एक और फैक्टर है जिसके चलते हमें रशिया के जो ट्रू नेचर है ना वो समझ में आती है। यहाँ पे ऑटोक्रेटिक इम्पल्स है रशिया में, डेमोक्रेटिक इम्पल्स नहीं है, यहाँ पे एक तरह से ऑटोक्रेटिक इम्पल्स है। इसका कारण ये है कि आप सब जानते हैं कि जब रेनेसॉ आया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई थी, तो पूरा यूरोप केओस में था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, किले टूट रहे हैं, बहुत सारा था ये, और थ्रू आउट द यूरोप ये प्रॉब्लम थी। तो यूरोपियन कंट्रीज में पर्टिकुलरली रशिया ने ना एक बड़ा केओस और डिसऑर्डर देखा है, जिससे बाहर बड़ी मुश्किल से ये लोग निकले, इनकी हिस्ट्री है ये। जब ये केओस आते हैं ना तो आप देखेंगे कि ऐसे ही केओस में पैदा होते हैं लीडर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीडर, और जनता उन स्ट्रॉन्ग लीडर्स में अटूट विश्वास रखती है, कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी कर लेती है। तो रशिया की ये हिस्ट्री रही है। तो फ्रीक्वेंट लेकिन अनसक्सेसफुल एफर्ट्स के चलते, ये एफर्ट्स पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन यानी कि एक डेमोक्रेसी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एफर्ट्स किए जाते थे, लेकिन ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो इसकी वजह से ना रशिया में आज की डेट में एक बड़ी फर्टाइल ग्राउंड है टू क्रिएट अ सेंट्रलाइज पावर, कि एक ही लीडर को सारा कुछ, सारी पावर दे दी। और ये क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि रशिया के लोग जो है ना वो एक ही लीडर में विश्वास करना पसंद करते हैं। उनको लगता है एक ही लीडर जो है ना वही उनका भगवान, वही मसीहा है, और वो उनको हर दुख दर्द से बाहर निकाल देगा। इसी की वजह से रशिया में ऑटोक्रेटिक इम्पल्स है, और इसी की वजह से जो पुतिन का एक तरह से जो वर्चस्व है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। कुछ कुछ रिवोल्ट्स होते हैं लेकिन उनको दबाना बहुत आसान है, क्योंकि ज़्यादातर जनता अभी भी पुतिन की फेवर में ही है, अनलेस से कुछ बहुत बड़ा कोई कांड कर दें, राइट। तो जब कोई लीडर इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाए ना तो उसके कुछ गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हिटलर के साथ भी हमने ये देखा, टू सम एक्सटेंट स्टॉलिन के साथ भी ऐसा था, और पुतिन के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। एक और चीज़ है, रशिया के ना बॉर्डर्स नहीं है, ये समझना पड़ेगा आपको। रशिया इतना वास्ट कंट्री है, वहाँ पे इतनी ठंड है कि जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान की तो एक वेल डिफाइंड बॉर्डर लाइन है, ठीक है, हम वाघा बॉर्डर देखते हैं, हुसैनी वाला बॉर्डर देखते हैं, वहाँ पे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी होती है। रशिया इतना बड़ा है कि जो इनके हैबिटेबल एरियाज है ना वहाँ से लेकिन इनको अपने बॉर्डर्स को ना डिफेंड करने में दिक्कत आती है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, पुराने टाइम में ये लोग क्या करते थे कि अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए ना इनको पता था कि इतना हमारा बॉर्डर से हम लोग इतनी दूर रहते हैं कि वहाँ पहुँचने में भी 6 महीने लगेंगे। तो नेपोलियन की एग्जाम्पल देता हूँ। नेपोलियन इनके कंट्री में जब इन्वेड किया था ना, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कहा आने दो, खुले आम से खुले आने दो। वो उसने अपनी कुछ सितंबर अक्टूबर में शुरुआत की थी, हिटलर ने भी सितंबर अक्टूबर में शुरुआत की थी, पहुंचते पहुंचते आ गया दिसंबर और जनवरी।
दिसंबर जनवरी के टाइम पे जब वो आए थे तब गर्मियां थी, और जब ये पहुंचे तब आ गया बिटर कोल्ड। जैसे अभी है ना, इससे 10 गुना ज़्यादा ठंड पड़ती है रशिया में। क्यों? क्योंकि ये पोल्स के पास पड़ जाता है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में है। तो इन्होंने कहा अब आ गए, स्वेटर तुमने पहने नहीं, कंबल तुम्हारे पास है नहीं, तो वहां पे बिना हथियार उठाए रशियंस जो थे अपने इन्वेडर्स को ऐसे डिफीट करते थे। हिटलर की फौज भी ठंड से मरी थी, गोली से नहीं, राइट। और नेपोलियन भी ठंड से मरे थे, उधर नेपोलियन के सैनिक गोली से कम मरे थे। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी रहती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अब बॉर्डर्स को स्ट्रांग रखना जरूरी है, लेकिन रशिया इतना बड़ा है कि यहाँ पे ये चीज़ ना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो इसके लिए जो ऑप्शन बचती है ना, वो ऑप्शन ये है कि जैसे अंग्रेज रिंग फेंस पॉलिसी फॉलो करते थे ना, कि अपने आसपास फ्रेंडली कंट्रीज का एक बफर बना लो, ये वो पॉलिसी फॉलो करते हैं। सो देयरफॉर दे वांट टू सिक्योर देमसेल्व्स थ्रू अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन द नियर अब्रॉड। अपने आसपास के कंट्री में अच्छी सरकार, फेवरेबल सरकार बनाओ, अपने छत्रो छाया में उनको उनका पालन पोषण करो, तो वो आपको एक सिक्योरिटी देंगे, ठीक है। आपके अगर आप तक कोई इन्वेडर आना चाहता है तो उनके थ्रू आना पड़ेगा उसे। यही रीजन है कि रशिया बेसिकली सोवियत रशिया बना और एक्सपैंड हुआ, राइट। लेकिन रशिया के ना नेबर्स इस पॉलिसी से खुश नहीं है। वो कहते हैं कि यार ठीक है, आप नहीं हो आपके बॉर्डर, लेकिन हमारे ऊपर तो मत बोझ बनो, ठीक है। तो अनसरप्राइजिंग नहीं है ये कि यहाँ पे किसी की भी सॉवरेनिटी पे कोई आंच आएगी तो वो खुश नहीं होगा। और इसी की वजह से जो सेंट्रल एशिया का है ना रीजन, वो मॉस्को से यानी रशिया से काफ़ी ज़्यादा रिजेंटमेंट है उसके, काफ़ी नाखुश है, ठीक है। रशिया की पेरिफेरी में पड़ जाता है। आप गूगल पे ज़रूर सर्च करना सेंट्रल एशियन रीजन्स, तो आपको दिखेगा कि कई कंट्रीज़ हैं जो खुश नहीं है रशिया से। इसी की वजह से ना इंडिया के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपनी डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग में कुछ रीअसेसमेंट करे, क्योंकि हमारे सेंट्रल यूरोप में और वेस्ट में हमारे स्टेक्स बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है। तो रशिया की इन चीज़ों के चलते हुए कहीं रशिया का गुस्सा इंडिया पे ना निकल जाए, ठीक है। हालांकि इंडिया के पास पूरा अधिकार है अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन करने का, लेकिन इंडिया शुड बी वॉरी ऑफ रशियन टेंडेंसी, स्पेशली एट अ टाइम व्हेन इट्स स्टेक्स इन सेंट्रल यूरोप आर राइजिंग। और अब समय आ गया है कि सेंट्रल यूरोप और वेस्ट को हमने हमेशा रशिया की नज़र से देखा था। सोवियत काल में भी हम मॉस्को की नज़र से सेंट्रल यूरोप और वेस्ट को देखते थे, अपना दुश्मन मानते थे। लेकिन अभी टाइम आ गया है कि हम मॉस्को को एक बार रीवैल्यूएट करें, इसकी स्ट्रेंथ से म्यूचुअल बेनिफिट करवाएं, और इसकी जो वीकनेसेस और इसको लेके जो एप्रीहेंशंस पूरी दुनिया में हैं उनसे आगाह रहें। इसी के साथ सेंट्रल यूरोप और वेस्ट के साथ हम रिलेशंस अपने स्ट्रॉन्ग बना के रखें, राइट। तो रशिया का जो मिस एडवेंचर है यूक्रेन में, उससे हमें इम्पैक्ट नहीं होना। तो ये था फ्रेंड्स आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर में आपको बहुत सारी इनसाइट्स मिली। कल हम रूटीन में मिलेंगे, जैसे स्टूडियो में मिलते हैं। आपसे दरख्वास्त रहेगी कि आप अपनी रिवीजन करते रहें और SIP प्लस प्रोग्राम का भरपूर फ़ायदा उठाएं फ्रेंड्स। ये डिस्काउंट बार बार नहीं मिलता, ये जाते हुए साल में ना एक बहुत बड़ा उपहार है। इससे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आपको इतना अच्छा कोर्स कहीं नहीं मिलने वाला। सो इफ़ यू वांट टू इंश्योर योर सक्सेस इन प्रीलिम्स एग्जाम, do enroll in this course, and may God be with you, and my prayers for your selection. That's all from my side today. Wish you all the best. Thank you so much.